नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए गाजीपुर किसान धरना स्थल से आज हमारे साथ पुनः एक बार तेज तर्रार सोशल मीडिया के छाए हुए युवा नेता, युवा किसान नेता मोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज इनसे मैं और एक मित्र मेरे तीखे प्रश्न पूछेंगे। ये बहुत तीखे जवाब देंगे, अच्छे जवाब देंगे। ये आशा करते हैं कि जो शांतिपूर्ण किसान आंदोलन चल रहा है उसी प्रकार के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न मैं पूछूंगा मेरे चौरसिया भाई, ये लोग विरोध करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें 3 बिल हैं, उनमें से एक बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मेरे पास सबूत है, प्रमाण है। देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या क्या लाभ हैं, आप ही पढ़िए और लाभ के बारे में फिर इसका उत्तर देना जी। पढ़िए आप। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान हो रहे मालामाल। स्पैक ने कराया 700 करोड़ रुपए का अनुबंध। ठीक है ना सर? क्या कहना है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर आप बात करते हैं तो आप अगर देश के प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में महाराष्ट्र के जुले किसान जितेंद्र की बात करते हैं, और महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र की बात करते हैं तो वो अपनी फसल को बेचता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना जनाब? तो जिस किसान की प्रधानमंत्री महोदय बात करते हैं तो प्रधानमंत्री महोदय आप भी उस बात की ओर ध्यान केंद्रित करिए और बताइए कि उस किसान को अब तक अपनी फसल का पूर्ण दाम क्यों नहीं मिला। दूसरी बात, जब वो एफआईआर लिखवाने के लिए जाता है तो जब महाराष्ट्र में लिखवाता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है बेटा ये मध्य प्रदेश का मसला है, आप मध्य प्रदेश जाइए। और जब मध्य प्रदेश पहुंचता है तो मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि ये महाराष्ट्र का मसला है, आप महाराष्ट्र में लिखाइए। तो आप एक बात बताइए, सरकार और सरकार की राजनीति और कृषि कानून के बीच पिस रहा देश का गरीब किसान। मोहित जी, ये इसी सब चीज़ों से निजात पाने के लिए कृषि कानून आया है। शायद ये सब चीज़ें छुटकारा मिल जाएगा किसानों को नए कानून से। एक बात, अगर आप इन बिलों को आपने पढ़ा होगा तो आप भी बखूबी तौर पर जानते होंगे, इस बिल के अंदर कहीं मंडियों का जिक्र है मंडियों का जिक्र? बताइए, आप शांत कैसे हैं? बताइए ना। शांत नहीं हूँ, बताइए। बिल्कुल मंडियों का जिक्र हैगा मंडियों का जिक्र? तो मंडियाँ- फिर ओपन आप मंडियाँ सुनिए ओपन मंडियाँ अब भी अगर हैं। आपने मंडियों की बात कर ली है तो ये आपके लिए समझ लीजिए फंसने वाला एक प्रश्न था जिसमें आप फंस गए हैं। आप फंसाइए। आप तीनों कानूनों को ऊपर से नीचे तक रीड करिए और उसके बाद आप देखिए इसमें मंडियों का कोई जिक्र है ही नहीं। जिस मंडियों की व्यवस्था को बेहतर करने की बात देश की सरकार के द्वारा की जा रही है, अगर असल में आप इस काले कानून को पढ़ें तो इनके अंदर मंडियों का तो कोई जिक्र और प्रश्न है ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप इस काले कानून को देखते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिए देश का किसान अपनी जगह पूर्ण रूप से ठीक है। आपको लिखित में आश्वासन देने में क्या आपत्ति आ रही है कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद अगर कोई भी किसान देश का आत्महत्या करता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी देश की सरकार लेती है? मोहित बीच में टोक रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। कंप्लीट द स्टेटमेंट करने दीजिए मुझे। आप एक बात मुझे बताइए, या फिर आप देश के किसान को पूर्ण सहमति देते हैं कि देश के किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या आपको लगता है कि इसको देश के किसान को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए सरकार तैयार है, सरकार तैयार है, सरकार तैयार है। तैयार तो है सर इसके लिए। देखिए सरकार तो तैयार है, लेकिन अगर आप तीनों कृषि कानून की बात करते हैं और आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 102 साल पहले अगर महात्मा गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया, जिसे आप और हम शुद्ध भाषा में कहें तो ठेका प्रथा, तो वो गलत किया? ऐसा नहीं, समय और परिस्थिति बदलती हैं मोहित जी। उस समय याद होगा आपको जब उत्पादन कितना होता था गेहूं का। एक बार ये भी कहा गया था, पूर्व प्रधानमंत्री जी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री कहा था इंडिया गेट पे गेहूं बोते थे। वो पोजीशन थी, वो पोजीशन आज नहीं है। समय बदल गया, काल बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, वो चीज़ अब काम नहीं आएगी। आपने इंडिया गेट पे जब गेहूं बोने की बात करी है तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि वो बात और वो प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया गया था। वो इसलिए लगाया गया था जब हमारे पास सड़ा हुआ अमेरिका का गेहूं आता था, जिसे खाकर भारत के लोगों की तबीयत खराब होती थी, तमाम तरीके की प्रश्न से भटक रहे हैं, प्रश्न से भटक रहे हैं। हमारा प्रश्न ये था, उस समय की बात आप न करें कि उस समय खाद्यान्न बहुत कम उत्पादन होता था। अब वर्तमान में आते हैं, वर्तमान में अभी सरकार ने बजट में जो किसानों के लिए बहुत सारे मतलब बजट में ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे किसान के उन्नति होगी, प्रगति होगी। तो इस जो आप विरोध कर रहे हैं बिल का उपयोगिता क्या रह जाती है? मेरे पास प्रमाण है, मैं दिखा देता हूँ, देख खुद ही पढ़िए आप। जी, आप इसमें लिखा हुआ है कि जब बजट ने एमएसपी खत्म होने से दुष्प्रचार की हवा निकाल दी तो अब किसान और सरकार में वार्ता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी तो सुनिए, देश के किसान ने वार्ता के लिए मना कब करा? जब आपने पहले ही प्रश्न ये लिखा है। जितनी बार वार्ता हुई है मेरे ख्याल से
देश का किसान हर बार पहुंचा है उस वार्ता के नहीं, अंदर। पहुंचा तो है, लेकिन किसान ने सीधा ये बोला है कि जी। पहले तीनों काले कानून वापस, उसके बाद एमएसपी पे गारंटी का कानून, फिर उसके बाद तीसरी बात आती है कि हम बात करेंगे। जी। तो बात तो खत्म हो जाती ना, जब तीनों कानून वापस हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बन जाएगा, तो बात तो रही नहीं जाती सर। फिर बात किस लिए करने जाते हैं आप? देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर अगर एक कृषि कानून अगर वापस हो जाएगा तो मैं आपसे कहता हूं कि चलिए, माना देश का किसान, एक बात के लिए हम एक चंद सेकंड के लिए मान लेते हैं हमारे देश का किसान गलत है, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए, खेती इन लोगों को करनी है, अनाज इन लोगों को उगाना है, पैदावार इन्हें करनी है, तो एक बात मुझे बताइए आप, अगर एक कृषि कानून वापस हो जाएगा तो क्या सूरज निकलना बंद हो जाएगा? या आपसे आयु में छोटा हूं, अनुभव में छोटा हूं, तजुर्बे में छोटा हूं, 1.5 साल आप कहते हैं से होल्ड पे डाल दिया जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि कानून में फायदा है, मैं नहीं कहता, सुनिए सुनिए, हम नहीं कहते, हमारा सरकार कह रही है तो 1.5 साल के लिए। सरकार अगर कहती है तो सरकार 1.5 साल होल्ड पे क्यों डाल रही है? वो कि उसके उपरांत बैठ के बात करेंगे, जो कमियां हुई दूर कर देंगे। बिल्कुल, मतलब आपने 72 दिन के दौरान 170 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब आप बात करने नहीं आए, लेकिन 1.5 साल होल्ड पर डालते ही आपकी बात शुरू हो जाएंगी। सरकार तैयार है, सरकार। सुनिए, 1.5 साल इसलिए कोई वार्ता, इसलिए होल्ड पर डाला जा रहा है ताकि 1.5 साल के अंदर आप अपना उत्तर प्रदेश निपटा लें, समझ रहे हैं, आप उधर अपना बंगाल निपटा लें और इधर अपना दिल्ली चुनाव। अरे हमारा ये है, अब जो सरकार बार बार अनुरोध कर रही है कि वार्ता करिए और जो आप आपस में बात करिए, हम तैयार हैं किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर पहुंचने के लिए, तो आपत्ति कहाँ आ रही है किसानों को? देखिए, आपत्ति क्या, अगर निश्चित तौर पर मुझे एक बार लगता है कि हमारे ही प्रधानमंत्री हैं और हमारे और आपके, मेरे दोनों के प्रधानमंत्री क्या, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी से बस यही निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि 70 दिन से ज़्यादा देश के किसान को यहाँ तैनात होते हुए हो गए, 170 से ज़्यादा शहादतें हो गई, तो आप वार्ता करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? तैयार हैं, बोला था उन्होंने। यहाँ आइए, क्योंकि आप ये देखिए ना, किसान को तो दिल्ली में मेरे ख्याल से जाने नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ आप आ जाइए, आपको तो आने दिया जाएगा, तो एक बार वार्ता कर लीजिए आमने सामने, या फिर रामलीला मैदान के अंदर। किसान गए तो थे 26 जनवरी को। हाँ, तो देखा ना किस तरीके का हर्ष हुआ है देश के अंदर। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो घटना देश के अंदर घटित हुई है, वो देश के लिए एक बहुत शर्मसार घटना है, और मैं इसका कड़े और पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूँ। लेकिन इस वो पुरानी घटना हो गई, आप देश के किसान को नहीं ठहरा सकते। मोदी जी, वो पुरानी घटना हो गई। नई घटना बताऊँ आपको मैं। माननीय शरद पवार जी ने कहा है, आग्रह किया है माननीय गडकरी जी से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, वो आगे आए, किसानों से वार्ता करें। शरद पवार जी ने कहा है। बिल्कुल आना चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे ही देश के लोग हैं, तो आने में किस तरीके की दिक्कत। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे से बड़े हैं, आप मुझे समझाएंगे कि मोहित जी आप यहाँ गलत बोल रहे हैं, आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे बोलेंगे। अगर मैं 2 और 2 को 3 बताऊं तो आप मुझे बताएंगे कि 2 और 2 3 नहीं होते, 4 होते हैं, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। और हमारे ही देश की जनता के आगे झुकने से देश की सरकार छोटी नहीं हो जाएगी, बल्कि किसानों की नज़र में सरकार की कीमत और अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात देश की सरकार को समझ। केसी त्यागी जी ने कहा है, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, कि मैं सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। देखिए, देश के, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, देश के किसान से वार्ता करना सरकार के लिए एक बहुत अच्छी बात है, और सरकार को करनी भी चाहिए वार्ता। लेकिन एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जल्द से जल्द समाधान निकले, और हम इस आंदोलन को एक इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहते कि जिसमें हमारे देश के किसानों की शहादत लगातार होती रहे। हमारे भाई भी जान, क्यों नहीं बात कर रहे उनसे? केसी त्यागी जी क्यों नहीं बीच में ला रहे आप? तो एक बात मुझे बताइए कि हम कैसे बात करें। मेरे ख्याल से अगर आप नंबर जानते हो, या आपके पास अगर कोई प्रधानमंत्री जी का नंबर हो, या आपकी बात होती हो, तो आप माननीय प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहा मैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हुए हैं केसी त्यागी जी। देखिए, मध्यस्थता की बात तो जब होगी जब किसानों से वार्ता होगी, क्योंकि अब ये मसला मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा किसानों का नहीं रह गया, देश के तमाम किसानों का मसला है। तो जब तक किसान नेता भी तब तक मध्यस्थता के लिए एग्री नहीं होते, जब तक पूर्ण रूप से सारे किसान एग्री नहीं हो जाते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हमारे भाई आपसे प्रश्न करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि राजनीति चमकाने के लिए सब किया जा रहा हो ये? देखिए, ऐसा तो देखो, ऐसा मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि अगर कल बिल वापसी हो जाता है तो आज घर वापसी हो जाती है, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। अगर आप आज ही बिल वापसी ले लेंगे तो कोई राजनीति इस पे होगी नहीं, ना कोई राजनीतिक चर्चा होगी। तो ये तो अगर आप इसी को बढ़ा रहे हैं और आप अगर सोच रहे हैं किसान नेताओं को पैदा करने की, तो ये आपके महन
आपके मन में आ रहा होगा ये प्रश्न, मेरे लिए मैं इसको कोई राजनीतिक मंच नहीं समझता, किसान का मंच है, किसान बैठा है, आ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर ये बिल वापसी होता है और हमारा किसान भाई घर पहुंचता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात है। विपक्ष का कहना है कि सरकार तो इसलिए लंबा खींच रही है, उसके कुछ जो महंगाई इत्यादि के मुद्दे हैं वो दबे रह जाएंगे, और किसान इसलिए खींच रहे हैं कि हमारी राजनीति बढ़ जाएगी। देखिए, महंगाई का मुद्दा तो हालांकि दब चुका है, जो एक सबसे बड़ा प्रश्न है। आज आप ये देखिए कि महंगाई के चलते, क्या आप ये देखिए देश के अंदर क्लब, रेस्टोरेंट, पब, बार सब कुछ खुल गए, लेकिन आखिर स्कूलों को क्यों बंद रखा जा रहा है? आखिर देश के लोगों को शिक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है? इस बात का भी एक जहन में प्रश्न आना खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर हम जैसे नौजवानों के लिए तो शिक्षा सबसे पहले है। अगर मैं बोलता हूं तो शिक्षा के ही दम पे बोलता हूं। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। और जिस चीज़ का मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मैं उसको एग्री भी करता हूँ कि मेरे पास इसका ज्ञान नहीं है और मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। अंत में मेरा प्रश्न है, आपको संदेश क्या रहेगा आपका? संदेश यही रहे पाएगा कि देश की सरकार से नम्र और आग्रहपूर्ण निवेदन है कि जल्द से जल्द बिल वापसी हो, ताकि हमारे भाई अपने घर की और अपने गांव की ओर रास्ता देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित शर्मा जी। मैं राजवीर सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।